जय हिंद। हिंद ब्लड के पार्ट 1 में हम आपको ब्लड के बारे में बता दिए थे और ब्लड के पार्ट 2 में हम आपको ब्लड के क्लॉटिंग यानी थक्का बनने के बारे में समझाते हैं। देखिए, ब्लड का थक्का क्या होता है। जब कहीं कट जाता है तो वहाँ आप देखे होंगे ब्लड निकलने लगता है। कुछ देर के बाद ब्लड जम जाता है। 2-3 दिन बाद वहाँ देखिएगा तो एक पपड़ी जम जाता है रेड कलर का, उसी को हम कहते हैं रक्त का थक्का जमना। अगर यह थक्का नहीं बनेगा ना तो ब्लड निकलता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। इससे व्यक्ति की मौत हो जाती है। इसी को कटने के बाद खून का जम जाना रक्त का थक्का कहलाता है। समझ में आ गया आप लोग को। यह रक्त थक्का कैसे बनता है इसके बारे में समझते हैं। अब आप इतना जानते हैं कि विटामिन के की वजह से बनता है। बच्चा वाला चीज़ है विटामिन के। यहाँ आप समझिए ध्यान से। 4 स्टेप में ब्लड जमता है। ब्लड जमने की क्रिया को हम लोग कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। कैस्केडिंग प्रोसेस क्या होता है? ब्लड जमने की क्रिया को हम कैस्केडिंग प्रोसेस कहते हैं। क्लॉटिंग ऑफ ब्लड नॉन इज कैस्केडिंग प्रोसेस। इट इज 4 मिनट अप्रॉक्स। 4 मिनट का यह समय लेता है ब्लड को जमाने में। कहीं भी कट उठ जाता होगा ना तो वहाँ देखिएगा यहाँ से खून निकलने लगता है तो लोग दबा देते हैं। ये नहीं कि लोग 4 दिन तक दबाते रहते हैं। 5-10 मिनट दबाएंगे ताकि खून का थक्का बन जाए, उसके बाद छोड़ देते हैं, ब्लड आना बंद हो जाता है। ये हो गया आपका कैस्केडिंग प्रोसेस कहलाता है। इसके 4 स्टेप होते हैं। सबसे पहला जो होता है वो होता है थ्रोम्बोसाइट। आप याद कीजिएगा पार्ट 1 में हम आपको बताए थे प्लेटलेट्स को ही हम थ्रोम्बोसाइट कहते हैं। डेंगू में यही प्रभावित हो जाता है। थ्रोम्बोसाइट क्या करता है? जैसे कहीं कटेगा ना तो ब्लड में तो घूम ही रहा है थ्रोम्बोसाइट, प्लेटलेट तो घूम ही रहा है, डब्ल्यूबीसी भी घूम रहा है, आरबीसी भी घूम रहा है, प्लाज्मा भी घूम रहा है, सब कुछ घूम रहा है। लेकिन जो मेन फंक्शन यहाँ है वो है थ्रोम्बोसाइट का है। थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स जैसे कटेगा ना तो वो वायु के संपर्क में आ जाता है और वायु के संपर्क में आते ही वो बन जाता है थ्रोम्बोप्लास्टिन। थ्रोम्बोसाइट वायु के संपर्क में आकर क्या बन जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन बन जाता है। स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया। ये हो गया थ्रोम्बोप्लास्टिन। अब स्टेप 2 में समझते हैं 2 क्या होता है। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन को हम यहाँ ला दिए। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन शरीर के अंदर बैठे हुए कैल्शियम से जाकर दोस्ती कर लेता है और कैल्शियम से जाके कहता है, ए कैल्शियम चाचा उठिए, सबसे बड़का दिक्कत हो गया, वहाँ पे कट गया, चलिए वहाँ जमाया जाए। तो ये कहेगा हम कैसे जमाएं? तो कहेगा ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कहता है कि हमको एक आइडिया है। हमारे बॉडी में एक कुंभकर्ण है जो सो रहा है, उसका नाम है प्रोथ्रम्बिन। इसको उठाइए। ये दोनों जाके प्रोथ्रम्बिन को उठाते हैं। ओए चाचा उठिए उठिए, प्रोथ्रम्बिन उठ 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 चाचा उठ। तो प्रोथ्रम्बिन सुतल रहता है। जैसे उठेगा तो उसे कहेंगे थ्रोम्बिन। सुतल है तो प्रोथ्रम्बिन, उठ गया तो थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन को इंफॉर्मेशन दिया गया है कि जैसे तुमको को उठाएगा तो समझ आएगा कहीं ना कहीं कट गया है ब्लड। तो थ्रोम्बिन उठ जाएगा, कहेगा अरे दादा कहाँ कट गया, अरे कट गया कहाँ कट गया। तो ये थ्रोम्बिन अब तीसरे स्टेप में आ जाता है। तीसरे स्टेप में ये थ्रोम्बिन, अब इन लोग का तो काम हो गया। ये थ्रोम्बिन जाके उठाएगा फाइब्रिनोजेन को। कहेगा फाइब्रिनोजेन उठ 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 उठ, चाचा फाइब्रिनोजेन उठेगा। ये फाइब्रिनोजेन को उठाएगा, कहेगा उठ उठ उठ, फाइब्रिनोजेन उठ जाएगा। होगा खा हुआ, कहेगा कट गेलो बाड़ी, ये कहेगा ब्लड निकल तो ये कहेगा कट गया। तो ये जो थ्रोम्बिन होता है वो थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजेन को उठा के एक्टिव कर देता है। जैसे यह एक्टिव हो जाता है इसे कहते हैं फाइब्रिन। क्या हो जाता है? फाइब्रिन हो जाता है। अब यही ये कंप्लीट हो गया। ये जो फाइब्रिन होता है यह जाली के समान होता है। देखिए इस तरह का जालीनुमा संरचना होता है इसका, इस तरह का जालीनुमा संरचना, समझ गए? ये जालीनुमा संरचना होता है। अब जहाँ कटा हुआ है वहाँ एक जाली के समान संरचना हो गया है फाइब्रिन। अब उस जाली के पीछे से ब्लड तो निकल रहा है, उसमें डब्ल्यूबीसी फंस जाएगा, आरबीसी फंस जाएगा,
प्लेटलेट्स फंस जाएंगे। जैसे ही ये फाइब्रिनोजेन जाली के समान आकृति बनाता है, जो रुधिराणु, जो कार्पल्स है, चाहे वो WBC हो, RBC हो, प्लेटलेट्स हो, ये सब फंस जाएंगे। अब ये फंस जाएंगे तो जो तरल पदार्थ है प्लाज्मा, वो तो निकल नहीं पाएगा और वही फंस के यहीं रह जाएगा। ये जहाँ पे जालीनुमा संरचना है वहाँ, और ये WBC RBC हवा में सूख जाएंगे, जिसे हम लोग कहते हैं पपड़ी जम गया है, पूरी तरह नीचे चमड़ा बन जाता है। इसे हम इस पपड़ी को नोच देंगे, जैसे हाथ में बन गया, उस पपड़ी को नोच देंगे तो पता चला कटा है, तो 2 घंटा बाद फिर नोच देंगे, फिर ब्लड आ जाएगा। जैसे एक नाली है, उस नाली में जैसे आप मान लीजिए 4 गो छत डाल दीजिए खड़े खड़े, ये नाली है, इसमें डाल दीजिएगा 4 गो, तो इसमें जहाँ से पानी निकल रहा है वो फंस जाएगा। ये फाइब्रिन बहुत मदद करता है। समझ में आ गया आप लोग को? ये ब्लड जम जाता है। इसी ब्लड को जमने को हम खून का क्या कहते हैं, थक्का जम गया, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड कहते हैं, जिसको पपड़ी उपड़ी कहते हैं। कहीं कट उठ गया तो आप देखे होंगे जम जाता है। ये ब्लड जमने के कितने स्टेप होते हैं? 4 होते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमारे ब्लड का कौन सा भाग लिया जाता है? प्लेटलेट्स यानी थ्रोम्बोसाइट। जैसे थ्रोम्बोसाइट कटा, ये वायु के संपर्क में आके क्या बन गया? थ्रोम्बोप्लास्टिन बन गया। ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के साथ दोस्ती कर लेता है, प्रोथ्रम्बिन को एक्टिव कर देता है। ये दोस्ती करके इसको एक्टिव कर दिया, प्रोथ्रम्बिन क्या बन गया? थ्रम्बिन बन गया जागा हुआ में। अब स्टेप 3 में देखिए, ये थ्रम्बिन फाइब्रिनोजेन को एक्टिव कर दिया और ये फाइब्रिनोजेन क्या बन गया? फाइब्रिन बन गया। अब कहेगा फाइब्रिन क्या कैसी होती है? इसकी आकृति तो जालीनुमा होती है। इसमें क्या जम जाता है? रुधिराणु जम जाता है और ब्लड क्या हो जाता है? रक्त का थक्का हो जाता है। ये ब्लड का थक्का होने में कहाँ गया विटामिन के? तो बचपन में तो आदमी बहुत सुना होगा कि विटामिन के मदद करता है। देखिए, ये सारी प्रोसेस को होने में विटामिन के बहुत मदद करता है। ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। विटामिन के जो होता है ना, वो बहुत ज़्यादा ये सब क्रिया जल्दी जल्दी करता है। ये सब सारी क्रिया, ये अलग से भी क्वेश्चन कहेगा कौन सा तत्व मदद करता है, कौन सा प्रोटीन मदद करता है, ये एक अलग क्वेश्चन हो जाता है। समझ में आ गया? देखिए, हाँ समझते हैं क्लॉटिंग ऑफ ब्लड के बारे में, रक्त का थक्का जमना। देखिए, उसी चारों स्टेप में एक आपको हम समरी निकाल के बताते हैं। कहेगा ब्लड के जमने में कौन सा रुधिराणु यानी कौन सा कार्पल्स मदद किया था? का WBC मदद किया था? RBC किया था? नहीं किया था। ये दोनों नहीं किया था। उस समय मदद किया था थ्रोम्बोसाइट यानी प्लेटलेट्स मदद किया था। रुधिराणु में कौन मदद किया था? प्लेटलेट्स मदद किया था। याद रखिएगा, रुधिराणु में प्लेटलेट्स मदद किया था। प्रोटीन में कौन सा प्रोटीन? फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रम्बिन। फाइब्रिनोजेन को क्या था? फाइब्रिन, और प्रोथ्रम्बिन बन गया था थ्रम्बिन। देखिए, प्रोथ्रम्बिन थ्रम्बिन बन गया था और फाइब्रिनोजेन फाइब्रिन। कौन सा तत्व यानी धातु था? आप याद कीजिए, कैल्शियम था। देखिए, यहाँ पे कैल्शियम है। विटामिन में बोलेगा तो विटामिन के है। ये विटामिन के, ये ही आप लोग याद रखते हैं विटामिन के। अब ये देखिए, ये ब्लड के क्लॉटिंग का एक नेगेटिव इफेक्ट है। अगर ब्लड शरीर के अंदर ही क्लॉट करेगा, शरीर के अंदर ही क्लॉट करेगा, शरीर के अंदर के नस में जाम होके बैठ गया ना, तो वो नस फटने लगेगा और पीछे से प्रेशर मारेगा ब्लड उसको। हमारा ब्लड प्रेशर कितना होता है? 120 जाने का होता है और 80 हमारा आने का होता है। अगर वही रास्ता में जम गया ब्लड तो क्लॉट हो गया, जैसे मार कर उसको फाड़ देगा वहाँ पे। तो अगर रास्ते में ब्लड जम गया तो फाड़ देगा नस, और इस नस के फटने को कहते हैं हैमरेज। हैमरेज के में कौन सा भी विटामिन जिम्मेदार है? विटामिन के। अगर जमा दिया ना तो हैमरेज होने का खतरा रहता है। ये अक्सर ब्रेन में होता है। ब्रेन में की जो नसें होती है वो बहुत पतली होती है, उसमें खुद ही जगह नहीं होता है और उसी में जाके वो क्या हो जाता है? बैठ जाता है, तो हैमरेज हो सकता है। शरीर के अंदर ब्लड जमना मौत को खुली चुनौती देना है। अगर जम गया ब्रेन में तो मर जाइएगा। क्लॉट शरीर के अंदर नहीं करना चाहिए। समझ में आ गया?
इसीलिए शरीर के अंदर एक एंटी क्लॉटिंग एजेंट बैठा हुआ रहता है जिसे हम लोग हेपेरिन कहते हैं। ये हेपेरिन खून को जमाने नहीं देता है। एंटी क्लॉटिंग कौन हो गया? हेपेरिन हो गया। अब आप समझिए, यहाँ पे बड़ी भारी दुविधा है भैया। शरीर के अंदर जमना नहीं चाहिए और कट जाए तो तुरंत जमाना चाहिए। इतनी बड़ी दुविधा है, क्या किया जाए? तो भगवान इतना होशियार था ना, पता नहीं किस यूनिवर्सिटी में पढ़ा था, उसने हेपेरिन को ऐसा ट्रेनिंग दिया कि हेपेरिन जो होता है ना, इन सभी पर भारी पड़ता है। कहता है तुम लोग हमारे रहते कोई भी चक्कर पकड़ किया ना तो काट देंगे यहीं पे। तो हेपेरिन अकेले भारी पड़ता है इन सब पर। हेपेरिन में और इन लोग में पूरी दुश्मनी है, क्योंकि हेपेरिन देखिए ये सारे ग्रुप में मिलकर चाहते हैं खून को जमा दे, और ये सारे कहता है कि ये अकेले कहता है कि अगर जमा दिया तो काट देंगे तुम लोग को। लेकिन हेपेरिन के साथ एक प्रॉब्लम हो जाता है। अगर इस हेपेरिन को हवा लग गया ना, यानी एयर लग गया, तो ये हेपेरिन मर जाएगा, लुढ़क जाएगा। अब एक बात बताइए, ये दोनों में दुश्मनी था। ये कह रहा था हम खून जमाएंगे, ये सब मिलकर कह रहे थे हम खून जमाएंगे, और हेपेरिन कह रहा था जब तक हम जिंदा हैं जमने नहीं देंगे। अब देखिए, मान लीजिए हमारा बॉडी है, इसमें कहीं हवा जाने का रास्ता थोड़ी है, हवा तो नहीं जाता है, तो हेपेरिन जिंदा रहेगा। कहेगा रे रे चचा लोग कहाँ विटामिन फाइब्रिनोजन सब साइड हट, कोई खून जमा दिया तो काट के रख देंगे। तो ये हमारा बॉडी सुरक्षित रहता है। और जैसे कहीं कट गया, जैसे कहीं कटा ना, तो वहाँ तो ये एरिया में हवा लग जाएगा, वहाँ का हेपेरिन को हवा लगा और हेपेरिन वहाँ का मर जाएगा। ये सब कहेंगे छोटा कहीं का, बड़ी बोलता था कि जमा के दिखा, देख हम तुम्हारे लाश पर जमाएंगे, देख। फाइब्रिनोजेन कहेगा ओ चाचा जमाइए तो ये तुरंत वहाँ जमा देता है। तो कितना बढ़िया इन लोग के बीच एक कॉम्बिनेशन होता है। अंदर हवा जाएगा नहीं तो हेपेरिन रहेगा जिंदा, जमने नहीं देगा, और जहाँ कट गया तो हवा लगेगा, हेपेरिन हो जाएगा, मर जाएगा, और इन लोग सब जमा देंगे। समझ में आ गया? ये आप लोग एक चीज़ नोटिस किए होंगे कि जैसे जब आप इंजेक्शन लगाने जाते हैं ना, तो देखते होंगे डॉक्टर दवा को भर लेता है और हल्का सा यहाँ से दवा पूरा हवा जो ऐसे पीट पीट के और पूरा हवा बाहर निकाल देता है, और थोड़ा सा दवाइयों फेंक देता है इंजेक्शन से, तब इंजेक्शन लगाता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि डॉक्टर जानता है, क्या जानता है, कि अगर इसमें हम हवा की भर देंगे तो क्या होगा, जैसे हवा अंदर जाएगा ये हेपेरिनवा मोर जाएगा, ये हेपेरिन वहाँ का मोर जाएगा, और ये सब पूरे ग्रुप में मिलकर यहाँ पे ब्लड को जमा देंगे जहाँ कटा है, जहाँ इंजेक्शन लगाएगा, और यहाँ जहाँ पे जम जाएगा ना वहाँ मांस एकदम टाइट हो जाएगा, क्योंकि जहाँ पे इंजेक्शन लगता है वहाँ की नसें टाइट होती है, मांस पूरा टाइट हो जाएगा, और मरीज को बहुत दर्द कहेगा ओ बाप रे बाप मार दल के, तो कहेगा मरीज, कहेगा डॉक्टर साहब फूल गेल। तो डॉक्टर कैसे कहेगा कि गलती तो हमरे है? तो वो कहेगा बाबू गरम पानी ले भिंगा के और सेकिएगा। तो मरीज गरम पानी भिंगा के सेकता है, कहेगा अरे बाबा दादा ओ बकलोलवा मरी। जब इंजेक्शन लगता है तो खुद देख लिया कर। इसीलिए देखते होंगे किसी का सैलाइन चढ़ता है ना पानी, तो जो पानी का जो बोतल होता है उसमें से अगर जैसे मान लीजिए अगर पानी चढ़ रहा है ना, ऐसे करके थोड़ा सा पानी अगर इतना बचा रहेगा ना तभी रोक देता है। तो पता चला कि पूरा अगर चढ़ा दिया मरीज में, अगर बीमार पड़ गया उधर चल गया वो नर्स, तो इधर हवा घुस जाएगा शरीर में, तो सैलाइन में ज़्यादा हवा रहता है, पूरा शरीर में घुस जाएगा। समझते हैं? ये हेपेरिन मर जाएगा। फिर हेपेरिन और फाइब्रिनोजेन समझ में आ गया आप लोग को? ये हेपेरिन जमने नहीं देगा और इन लोग जमा देगा सब। एक बीमारी भी होती है जिसको कहते हैं हीमोफोलिया। हीमोफोलिया में हेपेरिन इतना एक्टिव हो जाता है कि कटने के बाद भी ये नहीं जमने देता है। हीमोफोलिया एक बीमारी है जो इंग्लैंड की महारानी से चालू हुआ है, मानसिक बीमारी है। उसमें कटने के बाद
ब्लड रुकता ही नहीं है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। समझ में आ गया। हेमरेज के जिम्मेदार विटामिन के एंटी क्लॉटिंग हेपेरिन। समझ में आया यहाँ तक। अब ये देखिए यहाँ ध्यान से, ये फाइब्रिनोजेन और प्रोथ्रम्बिन ये दोनों मिलकर जमाते हैं और हेपेरिन उसको रोकता है, जबकि इन तीनों का निर्माण जो होता है वो लीवर यानी यकृत में होता है। कहेगा फाइब्रिनोजेन कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। प्रोथ्रम्बिन कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। हेपेरिन कहाँ बनता है? लीवर में बनता है। हम आपको जब बहिर्स्रावी ग्रंथि पढ़ा रहे थे तो वहाँ हम लीवर में ये बात बताए थे कि इन चीज़ों का निर्माण होता है, और वहाँ ये भी बताए थे कि ब्लड क्लॉटिंग में हम आपको समझाएंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा ब्लड क्लॉटिंग। इसका आप एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।